तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम समझेंगे। क्रोमेटोग्राफी का मीनिंग ये होता है कि जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, पेन से दिखा अंदर कर देते हैं। इट इज ए टेक्निक in which we separate out each component present in the mixture of components। यानी कि वो टेक्निक जिसके माध्यम से हम मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं हर एक कंपोनेंट पे। यानी कि मान लो कि एक मिक्सचर है, इसमें कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट ए है, एक उसी मिक्सचर में कंपोनेंट बी भी है, उसी में कंपोनेंट सी भी है और उसमें डी भी है। तो ये सब एक साथ है, ए बी सी डी सब एक साथ है। यहाँ पे मैं ये इनके लिए एक साथ के लिए एक बैलून तरह का बना दिया, बादल जैसा, कि चारों एक ही में है, एक ही मिक्सचर में है, सेम मिक्सचर, सेम मिक्सचर। ये चारों कंपोनेंट एक ही मिक्सचर में है। ठीक है, हमें इन चारों कंपोनेंट को अलग अलग करना है। मुझे कंपोनेंट ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, डी भी चाहिए, मुझे हर एक चाहिए, अलग अलग चाहिए। तो जिस टेक्निक के माध्यम से मैं करूँगा उसे हम कहेंगे क्रोमेटोग्राफी। तो ये हो गया सिंपल। ठीक है, अब क्रोमेटोग्राफी के टाइप बहुत सारे होते हैं, पर टाइप में जाने से पहले हम समझेंगे कि इसके फेजेस क्या होते हैं। हर एक क्रोमेटोग्राफी में दो फेज कॉमन है, चाहे कोई भी टाइप की हो, दो फेज हो गए, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। देखते वो क्या है, थोड़ा इसको जूम कर लेते पहले। फेजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। In the all chromatography techniques, two phases are common। दो फेजेस कॉमन होते हैं। वो क्या होते हैं? विच आर एस फ्लो, जो नीचे दिए गए हैं। ए मोबाइल फेज, बी स्टेशनरी फेज। पहले समझते हैं कि मोबाइल फेज क्या है। इट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ मोबाइल इन नेचर। यानी कि वो ऐसा सब्सटेंस है जो कि मोबाइल है नेचर में। मोबाइल का मीनिंग होता है जो चलायमान है, जो बह सकता है। तो यानी कि मोबाइल फेज जो वो है जो इट कैन बी फ्लो, वो फ्लो कर सकता है, वो फ्लो करेगा। ठीक है, अब क्यों फ्लो करेगा ये समझेंगे। एंड इट इज टेकिंग द सैंपल इनटू द स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज सैंपल को स्टेशनरी फेज तक लेके जा रहा है। ये फंक्शन है, ये मकसद है किसी भी मोबाइल फेज का, इसलिए ये बहता है। मान लीजिए कि सैंपल को हमें स्टेशनरी फेज तक लेके जाना है, तो अगर मोबाइल फेज अगर बहेगा नहीं तो वो लेके कैसे जाएगा। इसलिए मोबाइल फेज, जैसे इसका नाम है, हमेशा मोबाइल होगा, हमेशा बहेगा, हमेशा चलायमान होगा, ताकि वो सैंपल को स्टेशनरी फेज तक लेके जा पाए। क्यों लेके जाना है उसको स्टेशनरी फेज तक? विच हैव टू बी सेपरेटेड आउट, क्योंकि हमें सैंपल को अलग अलग करना है कंपोनेंट में। हमें कंपोनेंट ए बी सी डी अलग अलग चाहिए, इसलिए सैंपल को हमें स्टेशनरी फेज तक लेके जाना है। लेके जाने का काम करेगा मोबाइल फेज। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आपको मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, जो मेरे ख्याल से काफ़ी है, ध्यान से बोल देना। एग्जाम्पल सॉल्वेंट लाइक वाटर इज द मोबाइल फेज इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड यूज़ करते हैं, जैसे कि पानी मान लो आप, तो इसको हम कहेंगे कि ये मोबाइल फेज है। जो पानी जो है वो है मोबाइल फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी में। तो ऐसा अलग अलग हो सकता है। क्या मतलब ठीक नहीं था? अच्छा, अब इसको और देखते अच्छे से। मोबाइल फेज कैन बी लिक्विड और गैस। मोबाइल फेज लिक्विड या गैस दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो मोबाइल फेज को हम फिर से समझ लेते हैं कि मोबाइल फेज क्रोमेटोग्राफी का वो फेज है, वो सब्सटेंस है जो कि मोबाइल है, यानी कि जो बहेगा और जिसका काम है
कि सैंपल को स्टेशनरी फेज तक लेके जाना। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी फेज ही सैंपल को सेपरेट करेगा अलग अलग कंपोनेंट में। तो ये फंक्शन है मोबाइल फेज का। मोबाइल फेज हमेशा लिक्विड या फिर गैस होगा। तो ठीक है, ये हो गया। अभी हम पढ़ेंगे स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी का मीनिंग होता है रुका हुआ, यानी कि जो एक ही जगह पर रुका हुआ है। नाम के हिसाब से वो है, ये भी ऐसा एक सब्सटेंस है। इट इज़ द स्टेशनरी फेज ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, इट मीन्स इट इज not moving from one point to another point in the whole separation process। स्टेशनरी फेज जो है वो क्रोमेटोग्राफी की पूरी टेक्निक में मूव नहीं करता है, वो एक ही पॉइंट में रहता है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टेशनरी फेज। इन द होल सेपरेशन प्रोसेस। It is the main substance which separate out the components in the mixture। यानी कि स्टेशनरी फेज ही है जो मिक्सचर में से हर एक कंपोनेंट को अलग अलग करेगा। मोबाइल फेज का काम है लेके जाना सैंपल को स्टेशनरी फेज तक, और स्टेशनरी फेज का काम है सैंपल को अलग अलग करना हर एक कंपोनेंट में, यानी कि ABCD में अलग अलग करना। तो ये फंक्शन है स्टेशनरी फेज का। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पे है, पेपर एंड सिलिका जेल बोथ आर दी स्टेशनरी फेजेस in the paper chromatography and the thin layer chromatography respectively। यानी कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर स्टेशनरी फेज का काम कर रहा है, यानी कि वो अलग अलग कर रहा है सैंपल को, कंपोनेंट को, सैंपल को हर एक कंपोनेंट में। वहीं पर थिन लेयर में सिलिका जेल स्टेशनरी फेज का काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से क्लियर ये है कि स्टेशनरी फेज एक ही जगह पर होगा और उसका काम है सैंपल को अलग अलग करना हर एक कंपोनेंट में। और ये मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज दो फेज है जो हर एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में होंगे। आज हम समझेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने क्या नोट लिखा है, पहले इसको बड़ा करते हैं। हाँ, द नेचर ऑफ द मोबाइल फेज शुड बी ऑपोजिट देन द स्टेशनरी फेज। नेचर को समझने से पहले आपको समझना पड़ता है कि पोलर और नॉन पोलर क्या है। तो ये समझाता पहले। पहला लिखता मैं पोलर, POLAR। पोलर, पोलर का मीनिंग होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो यानी कि पानी, फिलिक यानी कि लव। यानी कि वो सब्सटेंस जिसको पानी से प्यार है। वाटर, लविंग। तो पोलर यानी कि हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो यानी कि पानी, फिलिक यानी कि लव। वो सब्सटेंस जिसको पानी से प्यार है उसको हम कहेंगे पोलर। अब नॉन पोलर क्या होता है वो भी लिखते हैं। यहाँ पे जगह तो है तो दिखाई देगा कि नहीं, दूसरे में उसी में फिर से नया से लिखते हैं। फिर आता है नॉन पोलर, NON नॉन, पोलर यानी कि POLAR। इसका मीनिंग होता है वाटर हीटिंग, यानी कि वो मॉलिक्यूल जिनको पानी से नफरत है, जो पानी से प्यार नहीं करते।
उनको हम कहेंगे वाटर हीटिंग। पोलर वाटर लविंग। यानी कि वो सब्सटेंस जिनको पानी से प्यार है उसको हम कहते हैं पोलर। वो सब्सटेंस जिनको पानी से प्यार नहीं है, नफरत है, उनको हम कहेंगे नॉन पोलर। तो ये दो तरह के सब्सटेंस होते हैं। तो इसी से पेपर क्रोमेटोग्राफी और बहुत सारी मतलब फंक्शन इस पर बेस है, मतलब इस चीज़ पर। तो समझते इसमें क्या होगा, तो समझ में आ गया कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। अब इसमें ये कहा गया है कि अगर मोबाइल फेज पोलर है तो स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होगा, और अगर मोबाइल फेज नॉन पोलर है तो स्टेशनरी फेज पोलर होगा। यानी कि ऑपोजिट होता है। मोबाइल फेज जो होगा, स्टेशनरी फेज इसका विपरीत होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ये है कि हमने पढ़ा था कि प्लस चार्ज जो होता है और माइनस चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को खींचता है। प्लस ऑपोजिट चार्जेस में एट्रैक्शन होता है, ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज का एट्रैक्शन। ऑपोजिट चार्जेस में खिंचाव होता है एक दूसरे के लिए। जबकि आप मान लो कि सेम सेम चार्ज होगा, जैसे कि प्लस प्लस चार्ज है या माइनस माइनस चार्ज है, तो होता है रिपल्शन। यानी कि वो एक दूसरे को रिपल करेगा, दूर भागेगा, रिपल करेगा, रिपल्शन होता है। ये होता है। यहाँ पर पोलर में इसका विपरीत होता है। बता दो कैसे। मान लीजिए कि एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, और इसके साथ एक और पोलर मॉलिक्यूल मिल गया। तो वो ये करेगा, ये बनाएंगे आपस में बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्म बन गया। यानी कि पोलर और पोलर जब आपस में मिलते हैं तो वो बॉन्ड बनाते हैं। नॉन पोलर और नॉन पोलर जब आपस में मिलते हैं तो वो भी बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज में था कि अपोजिट चार्ज मिलेंगे तो आपस में खींचते हैं, सेम सेम दूर भागते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर सेम सेम पास आएंगे। पास आने का मीनिंग है कि बॉन्ड बनाएंगे। जो पोलर होगा वो पोलर के साथ बॉन्ड बनाएगा, जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर के साथ बॉन्ड बनाएगा। और जो पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड नहीं बनाएंगे वो ऐसे रहेंगे। अब मैं लिखता हूँ नॉन पोलर, यानी कि एक मॉलिक्यूल है जो कि नेचर में है नॉन पोलर। यानी कि यह है वाटर हीटिंग, पानी से है उसको नफरत। इसको एक और मॉलिक्यूल मिला अपनी ही सेम टाइप का, खुद के जैसा, सेम नेचर वाला, यानी कि उसको मिल गया नॉन पोलर, NON। तो क्या होगा, ये बनाएगा बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म। यानी कि पोलर प्लस पोलर बॉन्ड बनाएगा, नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर बॉन्ड बनाएगा। सेम सेम बॉन्ड बनाएगा, जो सेम सेम नहीं होगा वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। मेरे ख्याल से ये साफ हो गया इसका ना। अब ये प्रिंसिपल कैसे यहाँ पे काम कर रहा है ये आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी आप मान लो। यहाँ पर इसके बाद थोड़ा जूम करते हैं और फिर हाँ, तो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में यहाँ पर लिखा है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसको समझते हैं तो हमें समझ में आएगा कि क्यों मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज अलग अलग होना चाहिए, सेम सेम नहीं होना चाहिए।
इन दिस क्रोमेटोग्राफी वी यूज पेपर लाइक वॉटमैन फिल्टर पेपर, यानी कि इस क्रोमेटोग्राफी में हम पेपर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए वॉटमैन फिल्टर पेपर। वॉटमैन फिल्टर पेपर क्या कर रहा है, एच डी स्टेशनरी फेजेस टू सेपरेट आउट द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर। यानी कि स्टेशनरी फेज का मैंने यूज़ किया है पेपर, जो कि सेपरेट करेगा सैंपल को। यहाँ पर क्या है, द नेचर ऑफ द पेपर इज पोलर। अब आपको एक बार बोलना चाहता हूँ कि पेपर हमेशा पोलर ही होगा, ऐसा नहीं है। पेपर को हम पोलर या नॉन पोलर बना सकते हैं, उसके ऊपर अलग अलग सब्सटेंस लगा के। यहाँ पर पेपर जो है वो पोलर है, यानी कि वो उससे पानी से प्यार है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको समझ आएगा कि पेपर पोलर है। अब मान लीजिए कि मैंने सॉल्वेंट यूज़ किया, वो भी पोलर हुआ, तो क्या हुआ कि मोबाइल फेज क्या करता है, वो बहता है और सैंपल को स्टेशनरी फेज के ऊपर लेके जाएगा। तो अगर दोनों सेम सेम है, तो जब मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज के ऊपर जाएगा तो वो बहेगा नहीं, बहेगा लेकिन बहुत ही धीमे बहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है, दोनों ही पोलर है, तो दोनों ही बॉन्ड बना लेगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है कि मोबाइल फेज है पोलर और स्टेशनरी फेज है पोलर। हमने पढ़ा है कि पोलर प्लस पोलर बॉन्ड बनाएगा। तो जब मोबाइल फेज भी पोलर है और स्टेशनरी फेज भी पोलर है, तो जब मोबाइल फेज उसके ऊपर से जाएगा तो वो उसके ऊपर से बहेगा नहीं अच्छे से, क्योंकि वो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इसी कारण मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज हमेशा अपोजिट इन नेचर होने चाहिए, यानी कि पोलर पोलर या नॉन पोलर नॉन पोलर नहीं होने चाहिए, पोलर नॉन पोलर या फिर नॉन पोलर पोलर होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, ताकि वो आपस में बॉन्ड ना बनाए। इसी कारण हमें, मेरे ख्याल से बात साफ ही है। अब क्या है, हमारा सैंपल क्या है, यहाँ पर ये देखा हो, आवर सैंपल इज द मिक्सचर ऑफ पोलर यानी कि वाटर लविंग एंड नॉन पोलर यानी कि वाटर हीटिंग। हमारा जो सैंपल है उसमें दो तरह के कंपोनेंट हैं। एक है पोलर यानी कि वाटर लविंग, जिसको पानी से प्यार है। दूसरा है नॉन पोलर यानी कि वाटर हीटिंग, जिनको पानी से नफरत है। हमें इनको अलग अलग करना है क्योंकि एक साथ है ये। अब मान लीजिए कि मोबाइल फेज इन दोनों को लेके जा रहा है पेपर के ऊपर में। पेपर जो है वो पोलर है, ठीक है ना। तो जो पोलर जो हमारा सैंपल है, जब वो बहेगा पेपर के ऊपर जो कि पोलर है नेचर में, तो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इसको आपको अगर मैं समझाता हूँ, फ़ोटो से समझाता हूँ तो समझ में आएगा। यहाँ पे इसके बाद में समझते, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ये देखो आप, पेपर क्रोमेटोग्राफी में यह है पेपर, दिख रहा है आपको, ये पेपर है, यह पेपर, पी से पेपर, ठीक है, पेपर है यह है पेपर, पेपर, ठीक है, पेपर। तो अब आ गए थे, और अब नहीं हो रहा, फ़ोटो लगते इतनी बड़ी होगी यहाँ पे, इसमें दिक्कत होगी बड़ी। तो जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं तो हम इसके दोनों साइड 1-1 सेंटीमीटर छोड़ देते हैं, क्योंकि पेपर का एक एंड तो ये हो गया आपका, ये नीचे वाला एंड, इसमें लाल रंग से निशान लगा है, एक एंड ये है इसका। आप देखो कि यहाँ पे एक डिस्टेंस है जिसमें लिखा है 1 सेंटीमीटर, ये यानी कि यहाँ नीचे से लाल वाले से हमने यहाँ तक, हरे वाले तक डिस्टेंस जो है वो है 1 सेंटीमीटर। लाल जो निशान आपको दिख रहा है नीचे, और ऊपर का हरा जो दिख रहा है,
इन दोनों के बीच डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। ये हमने ऊपर भी छोड़ा है और नीचे भी रखा है। यह 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के बाद जो ऊपर लाइन बन गया, उसको हम कहेंगे बेस लाइन। यहाँ पे लिखा है बेस लाइन, ठीक है। अब मैं बेस लाइन के ऊपर सैंपल डालता हूँ। कहाँ पर सैंपल है? बेस लाइन के ऊपर ये सैंपल है। ये जो काला निशान है वो सैंपल है, यानी कि इसमें पोलर प्लस नॉन पोलर मॉलिक्यूल दोनों टाइप के हैं, दोनों टाइप के मॉलिक्यूल इसमें हैं। सैंपल है बेस लाइन के ऊपर। अब क्या होगा, मोबाइल, अब मैंने इसको एक जार में रख दिया और जार में पहले से सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट यानी कि एक लिक्विड था। तो लिक्विड आपको दिखा था, ये लिक्विड है, यहाँ पर ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। देखो लिक्विड जो होगा वो बेस लाइन को नहीं छुएगा, क्योंकि अगर बेस लाइन को छुएगा तो जो सैंपल है वो घुल के लिक्विड में पहुंच जाएगा, सॉल्वेंट में पहुंच जाएगा। तो सॉल्वेंट कभी भी बेस लाइन को नहीं छुएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जो सॉल्वेंट है वो कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर जाएगा। कैपिलरी एक्शन क्या है? मान लो कि एक पेड़ है, एक पौधा है, तो हम देखते हैं कि जो पौधा जो होता है उसमें पानी ज़मीन से तने में जाता है, पत्तों में जाता है, फूल फल हर जगह जाता है। तो जो उसी जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे कैपिलरी एक्शन। यहाँ पर भी यही काम कर रहा है। यहाँ पर जो पानी जो यहाँ ये जो पानी है काले रंग में, ये ऊपर जा रहा है ऐसे करके, ये ऊपर जा रहा है ऐसे करके, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये ऊपर जो जाएगा तो सैंपल को भी लेकर जाएगा ऊपर। ऊपर जब पानी जा रहा है तो सैंपल ये है ना काले रंग में, तो इस सैंपल को भी लेकर जाएगा ऊपर, पेपर के ऊपर। सैंपल मिक्सचर है पोलर यानी कि पानी से प्यार वाले का और नॉन पोलर का, ठीक है। मोबाइल फेज है नॉन पोलर, पेपर है पोलर। एक बार फिर से बोल देता हूँ, हमारा जो पेपर है, हमारा जो पेपर है, ये कागज़ जो है वो है पोलर, ठीक है। जो सॉल्वेंट है, जो लिक्विड है वो है नॉन पोलर। मोबाइल फेज है नॉन पोलर, यानी कि स्टेशनरी फेज है पोलर और मोबाइल फेज है नॉन पोलर। अपोजिट है तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो सॉल्वेंट आराम से तेज़ी के साथ पेपर के ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि पेपर है पोलर यानी कि स्टेशनरी फेज है पोलर और मोबाइल फेज है नॉन पोलर। ये बात साफ है। उसके बाद जो हमारा जो सैंपल है ये वाला, लाल से, तो लाल से दिखाऊँ, काला से, लाल से, काले से दिखाए थे, ग्रीन से दिखाए थे। सैंपल है बेस लाइन के ऊपर, इसमें दोनों ही है, इसमें पोलर प्लस नॉन पोलर दोनों तरह के मॉलिक्यूल है, हमें उन्हीं को अलग अलग करना है। तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट जो है, जो सॉल्वेंट है ये जा रहा है ऊपर, तो ये सैंपल के ऊपर से भी गया और इस सैंपल को भी ऊपर लेके गया। तो जैसा हमने पढ़ा था कि पोलर और पोलर मिलके बॉन्ड बनाएंगे, नॉन पोलर और नॉन पोलर मिलके बॉन्ड बनाएंगे, पोलर नॉन पोलर बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो जब सैंपल में दोनों तरह के मॉलिक्यूल हैं और पेपर जब हमारा पोलर है, तो जब सैंपल का पोलर मॉलिक्यूल गया पेपर के ऊपर तो वो बॉन्ड बनाएगा ना पेपर के साथ। पेपर भी पोलर था और सैंपल भी पोलर है, तो जो सैंपल का जो पोलर जो होगा वो बॉन्ड बनाएगा। पेपर का जो पोलर है, पेपर जो है पोलर है, पेपर इज पोलर। यहाँ पर सैंपल में कंपोनेंट ए मान लीजिए आप कि पोलर है, यहाँ पर कंपोनेंट ए जो है, ए इज ऑल्सो पोलर। तो दोनों बॉन्ड बनाएंगे ना फिर, सही है ना गलत? सही है ना, बॉन्ड बनाएंगे, दोनों सेम है। तो दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो ऑब्वियसली जो कंपोनेंट ए जो है
वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा पेपर के ऊपर, वो बेस लाइन के कहीं नज़दीकी होगा। जैसे कि आप देखो कि कंपोनेंट ए यहाँ पर है, और जूम नहीं हो पा रहा है इतना, पर लाल रंग का निशान लगाया मैंने, यह है कंपोनेंट ए। आपको शायद दिख रहा होगा कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए नेचर में था पोलर, पेपर है पोलर, दोनों सेम सेम है, इसलिए दोनों ने बॉन्ड बनाए, इसलिए कंपोनेंट ए दूर तक नहीं गया, ये गया है सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर तक। देख सकते हो आप, बेस लाइन से कंपोनेंट ए का डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ आप देखोगे कंपोनेंट बी को, ये नेचर में था नॉन पोलर, अपोजिट था, पेपर है पोलर, कंपोनेंट बी है नॉन पोलर। लिख लेता हूँ, पेपर इज पोलर एंड कंपोनेंट बी नॉन पोलर। यानी कि दोनों अलग अलग हैं, यानी कि ये दोनों बॉन्ड नहीं बनाएगा। कंपोनेंट बी विल नॉट मेक बॉन्ड विद द पेपर बिकॉज कंपोनेंट बी इज नॉन पोलर वेयर एज पेपर इज पोलर। कंपोनेंट बी नॉन पोलर है, पेपर पोलर है, इसलिए दोनों बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्योंकि अपोजिट है। इस कारण से क्या होगा, आप देखोगे ये कंपोनेंट बी बहुत आगे तक पहुंच गया। देखो आप यहाँ तक पहुंच गए। कंपोनेंट बी का डिस्टेंस देखो आप, बेस लाइन से यहाँ पर देखो डिस्टेंस 5.1 सेंटीमीटर है, यानी कि कहाँ कंपोनेंट ए ने 1.5 सेंटीमीटर कवर किया बेस लाइन से, और कहाँ कंपोनेंट बी ने 5.1 किया कवर बेस लाइन से। तो डिस्टेंस में आप गैप देख सकते हो, क्योंकि कंपोनेंट ए ने बॉन्ड बनाया पेपर के ऊपर, क्योंकि नेचर सेम है, पोलर और नॉन पोलर, पोलर और पोलर है, सेम सेम है, तो बॉन्ड बनाया, बॉन्ड फॉर्म। वहीं जो कंपोनेंट बी था, सॉरी गलती हो गई, कंपोनेंट बी था, वहीं जो कंपोनेंट बी था वो था नॉन पोलर, नॉन पोलर, पेपर था पोलर, पेपर इज पोलर, ठीक है ना, पेपर इज पोलर। तो क्या हुआ, बॉन्ड बना कि नहीं बना, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड, नो बॉन्ड्स, कोई बॉन्ड नहीं बना कंपोनेंट बी का पेपर के साथ, क्योंकि नेचर सेम सेम नहीं है। इसी कारण कंपोनेंट बी बहुत दूर तक गया है, बहुत दूर तक गया है, और कंपोनेंट ए सिर्फ यहाँ तक बहुत नज़दीक में गया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या हुआ, हमने कैसे दोनों कंपोनेंट को अलग अलग किया, हमने इनके पोलर और नॉन पोलर नेचर के आधार पर अलग अलग किया है। HPLC भी इस पर काम करता है। तो अगर आपको ये अगर समझ में आ गया प्रिंसिपल, तो HPLC भी सेम ही है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे हाँ, हम देखें रिटार्डेशन फैक्टर, RF वैल्यू कैसे निकालते हैं। रिटार्डेशन फैक्टर RF वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला RF वैल्यू निकालने का किसी भी कंपोनेंट ए का, मान लीजिए कि कंपोनेंट ए तो ये है, ठीक है ना, कंपोनेंट ए ने हाँ डिस्टेंस कवर्ड बाई सॉल्यूट फ्रॉम बेस लाइन। सॉल्यूट का मीनिंग होता है कि सैंपल के कंपोनेंट, हमारे सैंपल में दो कंपोनेंट थे, कंपोनेंट ए और बी था, तो कंपोनेंट ए और बी वो हो गया सॉल्यूट। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉलिड फ्रॉम बेस लाइन, यानी कि बेस लाइन से कंपोनेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। आप देखो कि बेस लाइन है यहाँ पर, ठीक है, कंपोनेंट सैंपल यहाँ पर है, उसमें से कंपोनेंट ए यहाँ तक गया, डिस्टेंस कितना कवर किया, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर।
दूसरा क्या है, दूसरा है नीचे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, यानी कि सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड हमारा। तो अब देखो कितना किया इसने, ये है हमारा सॉल्वेंट, ये है बेस लाइन, यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर किया पेपर के ऊपर सॉल्वेंट ने। देखिए ये डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर यहाँ तक गया था सॉल्वेंट, यहाँ तक गया था, ये यहाँ तक गया था सॉल्वेंट, डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर। अब देखो यानी कि बेस लाइन यहाँ पर है, ये बेस लाइन है, बेस लाइन से सॉल्वेंट कितना गया ऊपर तक, पेपर के ऊपर तक कहाँ तक गया, तो पेपर के ऊपर ये यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, और डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है पूरा, ये डिस्टेंस कवर किया सॉल्वेंट ने यानी कि लिक्विड ने, यानी कि मोबाइल फेज ने। सॉल्वेंट यानी कि मोबाइल फेज ने कितना डिस्टेंस कवर किया पेपर के ऊपर, स्टेशनरी फेज के ऊपर, वह 6 सेंटीमीटर। तो ये आगे नीचे, यानी कि किसी भी कंपोनेंट का आर एफ वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। उस कंपोनेंट ए ने, यानी कि मान लो कि मैं कंपोनेंट ए का निकालने वाला हूँ, तो कंपोनेंट ए ने कितना जितना डिस्टेंस कवर किया होगा स्टेशनरी फेज के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर है पेपर, वो आएगा ऊपर, वो आएगा ऊपर, ऊपर आया सॉलिड यानी कि कंपोनेंट ए, और सॉल्वेंट ने यानी कि मोबाइल फेज ने जितना डिस्टेंस कवर किया पेपर के ऊपर यानी कि स्टेशनरी फेज के ऊपर, वो आएगा नीचे। तो सॉलिड जो था हमारा यानी कि कंपोनेंट ए जो था उसने कवर किया 1.5 सेंटीमीटर, आप देख सकते हो 1.5, और सॉल्वेंट जो था यानी कि मोबाइल फेज जो था उसने कवर किया 6 सेंटीमीटर। डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ गया 0.25 सेंटीमीटर, यानी कि ये आर एफ वैल्यू है कंपोनेंट ए का। इसी तरीके से हम कंपोनेंट बी का भी निकाल सकते हैं, सिर्फ ऊपर का वैल्यू चेंज होगा क्योंकि सॉल्वेंट ने तो 6 सेंटीमीटर ही किया कवर, सॉल्वेंट ने तो सेम ही किया है, कंपोनेंट ए हो या बी हो सॉल्वेंट का डिस्टेंस तो वही होगा 6 सेंटीमीटर। जब हम बी का निकालेंगे तो हम देखें कि बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया पेपर के ऊपर, वो है 5.1 सेंटीमीटर, यानी कि बेस लाइन ये वाली है, बेस लाइन यानी कि 1 सेंटीमीटर का गैप, यहाँ नीचे यहाँ से यहाँ तक का गैप, ये बेस लाइन की 1 सेंटीमीटर। तो बेस लाइन में से कंपोनेंट बी यहाँ तक गया, बी यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, ये 5.1 सेंटीमीटर। रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ कंपोनेंट बी, यानी कि आर एफ वैल्यू कंपोनेंट बी का, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कंपोनेंट बी फ्रॉम द बेस लाइन। कंपोनेंट बी ने बेस लाइन से कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन, बेस लाइन ने कितना किया, कंपोनेंट बी ने 5.1 सेंटीमीटर किया और सॉल्वेंट ने 6 सेंटीमीटर किया, दोनों मिला के होगी डिवाइड करके 0.85। तो ये हो गया आर ए वैल्यू इसका। मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा। पानी पी लेता हूँ। तो आज के इतना काफ़ी, फिर अगले वीडियो में अगला। थैंक्स आपका, आपने इतना सुना, आपके लिए बहुत थैंक्स।